नमस्कार, दिव्यांगम चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मित्रों, उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में हम लोग चुनाव के प्रचार प्रसार की रोज आवाज़ें सुन रहे हैं। यद्यपि रैलीज पे पूरा प्रतिबंध लगा हुआ है, रैलीज 22 तारीख तक नहीं हो रही हैं, फिर भी हर प्रत्याशी, हर राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधि लोगों के घरों तक जा करके कुंडियाँ खटखटा रहा है। वही लोग कुंडियाँ खटखटा रहे हैं जो कभी 5 साल तक दिखाई नहीं पड़े। आज उन 5 सालों के बाद दिखाई जो पड़ रहे हैं वो आपके दरवाजे पहुंच रहे हैं, आप जो वहाँ पहुँच रहे हैं। उसमें से एक बिंदास और एक युवा और एक जोशीली बेटी से मैं बात आपकी करवाने जा रहा हूँ आज, जो कि एक नया कीर्तिमान स्थापित करना चाहती है, नया आदर्श लेकर के समाज में उतरी हैं। चुनाव के दृष्टि में चुनाव लड़ भी रही हैं और चुनाव में एक मूलभूत परिवर्तन करना चाहिए। तो मिलते हैं हम कायनात सिद्दीकी से। जी हाँ, कायनात सिद्दीकी लखनऊ पश्चिम क्षेत्र से जन अभियान पार्टी की प्रत्याशी हैं और आज मैं उनसे पूछता हूं। तो मिलिए कायनात सिद्दीकी जी से। नमस्कार कायनात। नमस्कार सर, मैं कायनात सिद्दीकी। मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि थोड़ा कायनात की आप जो कायनात बदलने जा रही हैं, बिल्कुल, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने विषय में कुछ थोड़ा सा बताइए। जी, मैं कायनात सिद्दीकी, मैं प्रोफेशनली आर्किटेक्ट हूँ और एक सामाजिक कार्य करती हूँ कायनात वेलबिंग ट्रस्ट के थ्रू। तो मैं उसमें बच्चों को और महिलाओं के लिए ही काम करती हूँ, जिसमें कि जो हमारे बच्चों की हुनर है और महिलाओं के लिए और बच्चों की जो पढ़ाई है, पढ़ाई की शिक्षा स्तर है, उसको एक बढ़ावा मैं देना चाहती हूँ कि एक मैं स्टेटस बढ़ाना चाहती हूँ, वो भी एक सम्मान के थ्रू बढ़ाना चाहती हूँ कि जिसमें बच्चों का सिर्फ पढ़ाई देना एक उद्देश्य नहीं है, उनको स्मार्ट बनाना मेरा उद्देश्य है और महिलाओं को कारोबार देना उद्देश्य नहीं है, उनको भी एक स्मार्टनेस के साथ कारोबार देना एक उद्देश्य है। कि जो मैं चाहती हूँ कि एमएनसीज में सिर्फ पढ़े लिखे डिग्री होल्डर्स नहीं आए, हमारी जो निचले स्तर के जो लोगों में कारोबारों में हुनर है, वो भी एक एमएनसीज की तरह मैं एक कंपनी जनरेट करना चाहती हूँ जो एक वर्ल्ड क्लास लेवल की हो, जहाँ मेरे सब जो स्लम एरियाज हैं, जो हमारे और जो तबके के और जो निचले तबके स्तर के लोग हैं, वो सब लोग आकर के कारोबार करें और उसका एक मजा ले कि वो उसमें कारोबार करने में मजा क्या आता है। तो पढ़ लिख करके तो सभी अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन एक बार हम जमीनी स्तर से जो लोगों को उठाना चाहते हैं, वो एक अमीरी मैं देखना चाहती हूँ अपने देश में। तो मैंने इसीलिए मैं एक जो चुनाव लड़ना मेरा जो उद्देश्य है, मैं नेता नहीं बनना आई हूँ, लेकिन मैं एक समाज पे एक उद्धार करने के लिए मैं सोचती हूँ कि इसके लिए मेरे को पावर की ज़रूरत थी, क्योंकि मैं अकेले अगर संस्था चलाती तो मैं वो संस्थाओं में सिर्फ मैं संस्था चलाती रह जाती। एक एनजीओज हैं जो लोग बहुत नाम एक पैसे कमाने का जरिया बनाते हैं, मेरे नज़र में वो नहीं है। मैंने कभी किसी सरकार का दरवाज़ा नहीं खटखटाया कि आप मेरे को अपने एनजीओ में 1 रुपये दो। जो मैंने अपना एक प्रतिशत निकाला, मैं जो कमाती हूँ उसी से ही मैं देती हूँ। तो लोगों के कैंप करवाती हूँ, कैंप लगाती हूँ, उसी में मैं कारोबार करती हूँ और यही मेरा एक उद्देश्य है कि मैं एक नई आवाज़, एक समाज को एक नई पहल दूँ और एक नए कारोबार में। इसीलिए मैंने आज जो ये क्षेत्र चुना है, मैं यहाँ पे इसलिए देना चाहती हूँ, यही मेरा परिवार है। कायनात जी, एक बात हमको आपकी बातों से याद आ रही है कि एक मैं नाम नहीं मुझे भूल रहा है, एक मैडम थी, एमएनसी अमेरिका में काम कर रही थी, उनको 5 करोड़ रुपए सालाना उनकी बेस सैलरी थी और उन्होंने वहाँ रिजाइन करके राजस्थान में ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा, प्रधान जीत करके वो प्रधानी का काम कर रहे हैं। अपने पास से उन्होंने बहुत सी सड़कें, बहुत से कुछ बनवा दिया। तो मुझको लगता है कि कहीं कायनात भी उसी का एक प्रतिरूप तो बन के नहीं आ गई। कहाँ इतने बड़े सामाजिक कार्य से आप राजनीति के दलदल में उतर आई? नहीं, मैं नहीं समझती सर, इसको दलदल नहीं समझती। अगर हम लोग के नज़रिए अच्छे होंगे ना, तो हमारा ये दलदल हम लोग एक अच्छे प्लेटफॉर्म में बदल सकते हैं। और वही मेरे को बोले, कल भी जैसे मैं रोज़ मिल रही हूँ लोगों से, तो लोग मेरे से बोलते हैं कि आप बैक हो जाइए। तो पहली चीज़ तो मैं एजेंट की तरह किसी के काम करना नहीं चाहती, ना कभी करूँगी। और रही मेरे शैक्षिक स्तर की, तो मैं पहले भी सिर्फ मैंने रिश्वत के तौर पे, मेरे पास बहुत अच्छे सबूत हैं, मैंने रिश्वत के तौर पे वो नौकरी लेना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर मैं 40 लाख रिश्वत दूंगी, उससे बेहतर होगा कि मैं संस्था खोल दूंगी जहाँ मेरे कितने बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी और मैं एक अकेली नहीं कमाऊंगी, उसमें बहुत सारे परिवारों को रोजगार मिलेगा, बहुत सारे लोगों तक आवाज जाएगी और लोगों के घर परिवारों में एक रोजगार का साधन मैं बनाऊंगी, जिससे कि उन लोग के घर परिवारों को एक रोटी दे पाऊंगी, वो लोग घर का पालन पोषण हो पाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप रोजगार देने के लिए उद्यत है और आपका संकल्प है, लेकिन आपको ये लगता है कि जब बहुत से शुरुआत करते हैं लोग, बहुत सारे
राजनीति में बड़े बड़े दिग्गज गए हैं। शुरुआत तो करते हैं बहुत ही सामाजिक सेवा और बहुत अच्छी अच्छी बातें करके। इन बातों पे आप कितना संकल्प लेती, कितना अहद करती हैं कि आगे भी टिकी रह पाएगी? मैं यही कहना चाहती हूँ कि नेता की परिभाषा ही सर ये होती है कि नेता अगर एक बार बनता है, एक बार चुना जाता है, तो उसको कभी ये भय नहीं होना चाहिए कि मैं हार जाऊंगा। क्योंकि अगर आप असली काम करने वाले होंगे तो आपको दोबारा किसी से वोट मांगना नहीं पड़ेगा। और मैं यही कहना चाहती हूँ, यही जताना चाहती हूँ कि काम करूंगी तो दोबारा आऊंगी, काम नहीं करूंगी तो दोबारा वोट भी नहीं मांगूंगी, टिकट भी नहीं लूंगी। और अगर मैं करना चाहती हूँ, अगर काम करना चाहती हूँ, तो एक बार आजमाने का हर किसी को एक हक है। आप भी एक बार आजमा के देखिए। लोगों को इतने बड़े बड़े धुरंधर है, लोगों को आजमाए, आज यहाँ से दल छोड़ के वहां दल पकड़ रहे, सिर्फ वो लोग एक रसत्ता की रोटी सेकना चाहते हैं। लोग करोड़ों रुपए क्यों पार्टियों को दे रहे हैं? मैं अपनी नॉलेज में ये समझती हूँ, अगर मेरे पास करोड़ों रुपए होंगे ना, तो मैं स्कूल, संस्थाएं, शिक्षा के लिए इतना बड़ा काम कर दूंगी कि वहाँ की जनता तो मेरे को वैसे ही प्यार करेगी। तो मेरे को क्या जरूरत है किसी पार्टी का दरवाजा खटखटाने की? मैं स्वयं एक समाज को विकसित करना चाहती हूँ। और मेरी नजर में जो आपने बोला कि मैं चली जाऊंगी, तो मैं तो यही कह के हाथ जोड़ के लोगों से बोल रही हूँ कि अगर दिलों में बैठूं तो वोट देना, अगर दिलों में नहीं बैठूं तो वोट मत दीजिएगा। क्योंकि मैं हार जीत के लिए यहाँ आई नहीं हूँ। अगर मेरे से अच्छा कोई कैंडिडेट डिजर्व करता है जीत को, तो आप बिल्कुल बेशक उससे जिताइए। मैं इतनी भी वो करती हूँ, मेरे अंदर ये नहीं है कि आप मेरे को सिर्फ विजय बनाइए। अगर मेरे से अच्छा समाज में कोई काम करना चाहता है तो वो जीते, लेकिन कुछ समाज के लिए करे आगे। जो हमारा एक स्तर है, मैंने ये जो विधानसभा चुनी भी इसीलिए है कि मैंने इस पे स्टडी किया है कि जो हमारी शिक्षित स्तर है, जो यहाँ लोग जूझ रहे हैं रोजगारों से, जो बुनकर समाज है, और जो महिलाओं का जो स्तर है, वो हमारा एकदम 0% है, जहाँ हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारे शैक्षिक स्तर 1% भी है। तो मैं यही एक आवाज लाना चाहती हूँ और एक कॉन्स्टिट्यूशन पे काम करना चाहती हूँ कि एक इंसान को अपना अधिकार मिले, अपने अधिकार से सम्मान से लड़े, और बच्चों के हाथ में कारोबार से वो चीजें हटाए और उन लोगों को एक अच्छी जिंदगी दे, पढ़ाई शिक्षा की जिंदगी दे। मेरे बहुत सारे सपने हैं सर, मैं आपको मतलब शब्दों में नहीं बता सकती, लेकिन अगर ये ऊपर वाले ने भी एक बार मौका दिया तो मैं ये दिखाना ही चाहती हूँ कि आपके अंदर का जुनून, दोनों बातें झलक रही हैं। और ये मैं एक और बात जानना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने एक बड़ी बड़ी पार्टियों को आपने बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया, उनके दरवाजे कुंडी नहीं खटखटाई, या आपने उनसे नहीं टिकट मांगा और अपने आप को स्वयं टिकट देना शुरू किया। खुद टिकट आप अपना लड़ रही हैं और अगर कोई आएगा तो उसको भी लड़ाने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार की शुभकामनाएं हम आपके साथ देते हैं। लेकिन एक बात बताइए कि आज जो चुनाव है, करोड़ों रुपए से, मतलब कई करोड़ और अरबों रुपए खर्च होता है पार्टियों के लिए, और ये रुपया सब नंबर 2 पे आता है। आपके पास तो इतने संसाधन नहीं है, तो आप ये कैसे इस प्रकार के चुनाव की ये जो खर्चा, ये कैसे इसको सहन करेंगे? मैं तो एक सस्ता अच्छा चुनाव में चाहती हूँ कि मेरे लिए तो ये जो आज आपने बंदिशें लगा रखी हैं, आप ये बताइए कि इतनी बंदिश एक महीने के प्रातः काल में सिर्फ क्या एक, मैं जो कठिनाई देख रही हूँ, मैं पिछले 2 महीने से भाग रही हूँ इस पूरे क्षेत्र में। मैं चाहती हूँ कि पूरे 4 लाख 4.5 लाख जो मेरी आवाम है, वो एक बार रूबरू हो कायनात सिद्दीकी से कि मैं हूँ क्या, तब वो जाने पहचाने, तब मेरे को वोट दे। और रही पार्टियों की करोड़ों की बात, तो ना मेरे पास करोड़ों है, ना मैं टिकट खरीदूंगी, ना मैं वोट खरीदूंगी, ना मैं किसी को दारू परोसूंगी, ना मैं, अगर मैं परोसूंगी तो शिक्षा परोसूंगी। मैं बच्चों के हाथों में किताबें देना पसंद करूंगी, ना मैं कंबल बांटने की प्रथा चलाना चाहती हूँ, क्योंकि हर एक इंसान एक दूसरे से कॉपी करना चाहता है, लेकिन स्वयं इस समाज में कुछ नहीं करना चाहता है। हम किसी को भिखारी नहीं बनाना चाहते, मैं उनको सक्षम बनाना चाहती हूँ कि वो, मैं हमेशा उनके परिवारों को पालूंगी। एक दिन की किसी की मदद नहीं होती है, उनको सक्षम बना देना सबसे बड़ी मदद होती है। और मेरे नज़र में तो स्मार्ट सिटी और ये जो सर करोड़ों की राजनीति है, इसी को गंदा, इसी को साफ करने का ही मेरा एक लक्ष्य है कि कहीं ना कहीं ये गंदी राजनीति जब पैसों की खत्म होगी, तब समाज में कोई काम करना शुरू करेगा। क्योंकि आप जब करोड़ों दे रहे हो, इसीलिए दे रहे हो ना, कमाने के लिए। जब आप खुद कमाओगे तो समाज के लिए करोगे क्या? वो तो कुछ भी नहीं करोगे, क्योंकि आप तो दे ही इसीलिए रहे हो ना कि हम कमाएंगे। तो जब मैं करोड़ों दूंगी नहीं, तो मैं करोड़ों भरूंगी नहीं अपनी झोली में। एक बात आपने और समाज में देखा होगा, हर वर्ग की बहुत सी बातें होती हैं, गरीबों की बातें होती हैं, मजलूमों की बातें होती हैं, महिलाओं की बातें होती हैं, लेकिन दिव्यांग, विकलांग समाज से कहीं दूर हो गया। समाज का मुद्दा आज दिव्यांग नहीं बना। किसी भी राजनीतिक पार्टी ने दिव्यांग के लिए कभी कोई बात नहीं करता।
आपको बहुत सी जगहों पे दिव्यांग भीख मांगते मिल जाएंगे, दिव्यांग कहीं पर टहलते मिल जाएंगे, कुछ नहीं कर पा रहे, उनको आने जाने का साधन कमी है, घर पे जाड़े में ठिठुर रहे, उनके लिए कुछ नहीं हो रहा। क्या आपके कहीं संकल्पों में ये मुद्दा आपसे भी तो नहीं हट गया? नहीं, ऐसा नहीं है सर। मैं यही समाज की एकत्रता तो कोई तो मैं बटोरना चाहती हूँ कि हमारे समाज में किसी को भी एक निचले स्तर पे देखा ही ना जाए, किसी को इग्नोर नहीं किया जाए। हम लोगों की सबकी एक ऐसी लय होनी चाहिए जहाँ सबको समांतर एक दर्जा मिलना चाहिए कि जो है व्यक्ति तो सबको ही, हर ही एक इंसान है ना। तो अब जैसे स्मार्ट सिटी का मैं आपको बता रही हूँ कि जो मेरी स्मार्ट सिटी की परिभाषा है सर, मेरी स्मार्ट सिटी की परिभाषा पहली चीज पहले नंबर पर ये आती है, जब हम दिव्यांग हो, बच्चे हो, गरीब हो, महिलाएं, उस सबको एक नजर से देखेंगे, तब हम लोग वो करेंगे। तब हम चाहते कि वो स्मार्टनेस हमारे अंदर आएगी। स्लम एरियाज को जब हम डेवलप कर चुके होंगे तब हमारी सिटी स्मार्ट होगी। जब हम अपने बच्चों की शिक्षा का स्तर एक अपर लेवल पे ला देंगे तब हमारी स्मार्टनेस होगी। जब महिलाएं हमारी मजबूत होंगी तब हमारी स्मार्टनेस होगी। तो स्मार्ट सिटी की डेफिनेशन ये है कि जब हम गरीबी को एक अपर लेवल पर ला देंगे तब हम बेसिकली अपने शहर को स्मार्ट बनाएंगे। वरना आप सर हाईवेज और रोडें बना देने से सर स्मार्टनेस नहीं आती है। आप देखिए जगह जगह कूड़ा भरा हुआ है, गली चौपाले इतने गंदे हैं, क्या वो हमारे स्मार्ट सिटी की पहचान है? आप नंबर 1 लिख रहे हो, लखनऊ नंबर 1 है, ये नंबर 1 सिर्फ पेपर में, सारी योजनाएं पेपर में है, सिर्फ हवा में है, ऑन ग्राउंड ऑन पेपर कुछ भी नहीं है। आप जाकर देखिए, आपको घिन आएगी कि ये लोग क्या परोस रहे हैं और जनता उनकी बातों में आ जा रही है। मैं सबसे बड़ी तो जनता से यही अपील करती हूँ कि एक बार अपने आप को जान के देखो, अपने आप को समझ के देखिए, उसके बाद तय करिए कि आज क्यों प्रत्याशी रोडों पर नहीं उतर रहे। सिर्फ ये होड़ में है किसको टिकट मिल रहा है, किसको टिकट मिल रहा है, इसलिए क्योंकि वो ब्रांड पे मिल रहा है ना उनको सर, उनको तो ब्रांड पे वोटिंग होनी है। कोई अगर इंडिविजुअल होना तो सर 1 महीना बहुत कम पीरियड है, अभी तो टिकट ही नहीं क्लियर है, तो आदमी कैंपेन कहाँ से करेगा? तो कैंपेन की तो बात ही नहीं। तो सबको पता है कि अगर हम इस बार सपा आ रही है तो उनको वोट डालना है, बीजेपी की लहर है तो उसको वोट डालना है। मैं निजी स्तर पे कहती हूँ, आदमी प्रत्याशी को देखे, पार्टी को मत देखो, क्योंकि प्रत्याशी आपके बीच, आप उसको थंब लगा के अपना एक अधिकार दे रहे हो, तो उसको तो जानो पहले। क्यों पार्टियों को, क्या पार्टी के किसी भी कोई अध्यक्ष आ रहे हैं रोडों पर? कभी नहीं आते मिलने के लिए। तो मैं यही चाहती हूँ कि एक बार जानो, अपने आप को पहचानो। एक बात और कायनात जी मैं पूछूंगा, क्योंकि आप मुस्लिम वर्ग से हैं और मुस्लिम वर्ग की शिक्षाओं का जो प्रतिशत है इस समय वर्तमान में, जो एक नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया का जो आंकड़ा है महिलाओं की शिक्षा के विषय में, वो 2.5% है, जो कि इस राष्ट्रीय स्तर की जो जनगणना है उससे कहीं बहुत पीछे है। तो आप उसमें इनके शिक्षा उन्नयन, यहाँ के मुस्लिम समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं में, अल्पसंख्यक में जैसे सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, उनकी तो शिक्षा बहुत ऊंची है, वो तो बल्कि बहुसंख्यक समाज से भी आगे है। सिर्फ एकमात्र ऐसा समाज जो है मुस्लिम समाज है, उसकी महिलाओं की शिक्षा बहुत कम है। वो बहुत, इसका क्या कारण है? इस पर आप क्या करने वाले हैं? सर उसका कारण ये भी है कि पहली चीज, वो लोग अपने रोजगार से मजबूत नहीं होते हैं। जिस रोजगार को तलाशने के लिए वो अपने बच्चों को हुनर सिखा देते हैं, क्योंकि सर सबसे बड़ी प्राथमिकता तो आदमी के पेट भरने की है ना। जब आदमी का पेट भरा होगा तभी वो स्वस्थ दिमाग से सोचेगा कि हमको क्या निर्णय और क्या फैसले लेने चाहिए। जब उसके घर में पर्याप्त रोजगार होगा, पर्याप्त पैसा होगा, वो तभी तो स्कूलों में भेज पाएगा। क्योंकि आप ये बताइए, सरकारी स्कूलों, सरकारी अस्पतालों, KGME हो गया, PGI हो गया, क्या इसका लुत्फ एक आम आदमी उठा पा रहा है? कोई नहीं उठा पा रहा है। तो ऐसे स्कूल, ऐसे आप स्वास्थ्य में भी कोई काम नहीं कर रहा है। तो कुछ नहीं सर, सिर्फ वो कार्ड बन रहे हैं, लोगों का कुछ नहीं हो रहा है। वो सिर्फ आदमी को लुभाने के लिए सिर्फ एक लॉलीपॉप्स बटोरे दिए जा रहे हैं, ऑन ग्राउंड कोई भी काम नहीं हो रहा है। जितनी योजनाएं 40 लाख की, 50 लाख की, सब जीरो है। मैंने खुद से इस पे स्टडी की है, मैंने खुद जाके इस पे सर्वे किया है कि रोजगार के लिए बोलते हैं कि 40 लाख तक के लिए आपको GST की जरूरत नहीं है। RBI में ऐसा कोई नॉर्म्स ही नहीं है। तो ये लोग बड़े बड़े मंचों से इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं और आम जनता को कितना बेवकूफ बना रहे हैं इस टाइम। मैं नहीं समझती कभी इतना बेवकूफ जनता हमारी बनी होगी। और मैं अभी भी यही बोलना चाहती हूँ कि जो हमारी जो रोजगार की, जो हम बता रहे हैं कि शिक्षा का स्तर जो सर, वो वाकई में सर इतना है कि 0% हम लोग उसको देखते हैं।
और ये इसलिए ही नहीं है क्योंकि हमारे पास पर्याप्त रोजगार नहीं है, तो वो लोग बच्चों को भी माध्यम बनाते हैं। जब घरों में उन लोगों के रोजगार होगा, सब लोग के पास पर्याप्त घर में अपनी एक संपन्नता होगी, लोगों के पास मजबूती होगी, तो ना वो बच्चों को बाहर भेजेंगे पढ़ने के लिए, क्योंकि उनके घर में पैसा तो आएगा ना, तो वो तब पढ़ा पाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री देना चाहिए, क्योंकि ये एक लोगों के अधिकार है, शिक्षा अधिकार है, लोगों का हक है जो मिलना चाहिए बच्चों को। हमारे बच्चे वंचित है। आज आप देखिए 3 साल से 6 जो 3 साल के बच्चे 2020 में थे, आज वो 4 5 साल के हो गए, स्कूल का मुंह नहीं देखा। कहाँ आज का ट्रेंड ये आ गया था कि बच्चे 2.5 साल में स्कूल जाने लग गए थे। तो मैं ये, अगर आप जीत जाएंगी तो आप क्या करेंगे इस पे? सर, मैं मेरी पहली प्राथमिकता ये है कि मैं ये करना चाहती हूँ जो मैंने शिक्षा के लिए जोड़ा हुआ है, और मैं जीतती हूँ या हारती हूँ तब भी मैं करूंगी। मैं संस्थाएं बनाना चाहती हूँ जहाँ बच्चों के लिए सिर्फ स्कूल के अलावा ट्यूशन की भी, जिसमें निजी क्षेत्रों में ट्यूशन की ऐसी ऐसी क्लासेस हो जो जहाँ बच्चे जाएं, लोग अपने पास में भेजे बच्चों को, वहीं से शिक्षाएं निकालूंगी। मैं उन्हीं लोगों को शिक्षक बनाऊंगी जो उनमें से पढ़े लिखे लोग हैं, वही बच्चों को पढ़ाएंगे जिससे कि वो उनको ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। क्योंकि उनको अपने आप में, जब आप देखिए सब नए इंसान को मौका देंगे ना, तो वो अपनी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा देता है, और आप चुने हुओं को देंगे ना तो वो प्रेजेंटेशन की परवाह नहीं करता है, वो कमाने पे ध्यान रखता है, क्योंकि वो एक उसी फील्ड का बहुत बड़ा खिलाड़ी हो चुका होता है। तो हमने पैसे कमाना नहीं सीखा अभी सर। मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मैं जनता को जीतना चाहती हूँ, उनके दिलों में राज करना चाहती हूँ, और बच्चों के लिए मैं स्कूल खोलूंगी, क्षेत्रीय पे स्कूल खोलूंगी, जहाँ बच्चे हमारी फ्री शिक्षा पाएं, वहाँ पढ़ें और जाए, वहाँ से बहुत कुछ सीखे। ऐसे ही टैलेंट के लिए भी मैं लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, रोजगार के लिए संस्थाएं खोलना चाहती हूँ, जहाँ पर लड़कियों को, जिनको जो भी हुनर आता है, सिलाई हो गया, कढ़ाई हो गया, मेहंदी का हो गया। अभी भी मैं बता रही हूँ सर, मेरे को संस्था थी, तो ये जो चुनाव आ गया है इसमें मैंने इसको रोक रखा है। मैं एक वर्कशॉप बनाने जा रही हूँ जहाँ मेरी लड़कियाँ उसमें काम करेंगी। जो बुटीक में कहीं ना कहीं सिलते तो पीछे वर्कर ही है ना, लेकिन उचित दाम उन लोग को नहीं मिलता है। लोग बुटीक बना के बैठ जा रहे हैं और उसमें ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो जब रोजगार में लेबर को उचित दाम मिलने लगेगा ना सर, तो उस दिन बेरोजगारी और एक स्टेटस बहुत हाई हो जाएगा। तो जो मार्जिन मनी है वो उसका फासला कम कर दिया जाए। जैसे मैंने अभी कैंप किया था सर, मेहंदी का कैंप किया था, उसमें 20 लड़कियों को रोजगार दिया था। उन 20 लड़कियों में मेरे वॉलंटियर्स भी थे, लड़कियां काम भी कर रही थी। तो पहले दिन लड़कियों के हाथ कांप रहे थे और लोग सजेशंस मेरे को ये दे रहे थे कि बहुत एक्सपर्ट हो। तो मेहंदी लगाना सिर्फ 8 दिन में ही तो छूट जाती है ना। एक बार कभी हुनर को हम लोग आजमा के देखें, उनका मनोबल बढ़ा था। तो मैंने उनसे मेहंदी लगवाई, पहले दिन उनके हाथ कांप रहे थे, दूसरे दिन उनके हाथ नहीं कांप रहे थे, उनमें कॉन्फिडेंस आ गया था। वहीं लोगों ने मेरे को पंडाल लगाने को मना किया कि आप कैनोपी मत लगाइए, ऐसे ही बिठा दीजिए। मैं बिठा लूंगी तो कैनोपी के अंदर, क्योंकि वो सम्मान है उनका, एक आई कार्ड्स बिठाल के। तो मैं सम्मान देना चाहती हूँ, ये उनको मेहंदी वाली नहीं बनाना चाहती हूँ, मैं उनको प्रोफेशनल्स बनाना चाहती हूँ। तो मेरा यही एक पहल है, मैं इसीलिए ही सिर्फ इसमें उतरी हूँ सर। मेरा नेता नहीं बनना मेरे को, लेकिन मेरे को अपने समाज को बहुत बड़ा स्टेटस देना है। और अगर ये ऊपर वाले ने या इस हमारी आवाम ने मेरे को एक बार मौका दिया, तो सर मैं 171 का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल क्रिएट करना चाहती हूँ। लोग इस प्रदेश में तो क्या, लोग देश विदेश से देखने आए कि मेरी आवाम में खुशी है। मैं बड़ा बोल नहीं बोल रही, लेकिन कोई भूखा उठा होगा, लेकिन भूखा सोएगा नहीं मेरे राज में, भूखा सोने नहीं दूंगी किसी को। लेकिन कायनात कह रही है कि वो नेता नहीं बनेगी, लेकिन जो लीड करे, जो समाज को सुधार करे, जो समाज को आगे बढ़ाए, वो तो अपने आप ही लीडर हो जाता है। तो लीडर बनना चाहती हूँ, मैं लीडर बनना चाहती हूँ। लीडर में भी सर एक जो नेताजी और प्रॉपर जो हम उसका आइडेंटिफाइड, मैं एक आइडल, मैं लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनना चाहती हूँ कि लोग आगे बढ़े और मेरे को देख के ही समाज में काम करें। मैं वो लीडर बनना चाहती हूँ कि उनके लिए एक मेरे को पावर चाहिए, जो काम करने के लिए पावर चाहिए, मेरे को अपने लिए पावर नहीं चाहिए। मैं थोड़े से संवेदनशील प्रश्न पूछ रहा हूँ। आजकल सांप्रदायिक असहिष्णुता बहुत बढ़ी। कुछ लोग कहते हैं, हिंदू लोग कहते हैं कि मुस्लिम लोग बहुत उन्मादी हो रहे हैं, कुछ मुस्लिम लोग कहते हैं कि हिंदू का आरएसएस वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब लोग बड़े उन्मादी बन रहे हैं। इसी में एक नाम आता है, एक राजनीतिक पार्टी का नाम आता है ओवैसी साहब। आजकल ओवैसी साहब के तो पूरे लाइमलाइट में भाषण आते हैं जब कहीं बोल देते हैं। तो क्या इससे कुछ सामाजिक तनाव नहीं बढ़ रहा है?
नहीं तो वही तो मैं बता रही हूँ सर, यही तो मेन एजेंटों का काम क्या है। एजेंटों का काम तो यही है। अगर मैं जो कैंपेन आज कर रही हूँ सर, मैं 4 बाउंसर लेके नहीं चल रही हूँ, मैं 4 दिखावे की भीड़ लेके नहीं चल रही हूँ, क्योंकि काम तो मेरे को करना है ना, मेरी भीड़ को तो नहीं करना है। तो मैं दिखावे की उस आवाम को डराना, भय पैदा करना, तो ये तो मेन राजनेताओं का काम है। वो यही तो चाहते हैं कि जनता आपस में लड़े और हम उसकी सियासी रोटियां सेकें। यही तो वो लोग चाह रहे हैं और इसमें कामयाब भी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत हद तक कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि लोगों का माइंड वॉश करना तो कोई उन्हीं से सीखे ना। सपा कहती कि वो बीजेपी के एजेंट है और बीजेपी कहती कि सपा के एजेंट है, हैं? तो इसमें आप उनको कहा किसका एजेंट मानते मैं हैं? तो ये चाहती हूँ कि वो, ये तो खैर वो बेहतर जानते होंगे कि वो किसके एजेंट हैं, लेकिन जो वो एक समाज के उस पे काम करते हैं बेबाकी से, वो मेरे को उस पे उसका स्तर नहीं अच्छा लगता। कहीं ना कहीं वो खुद भी अपने अंदर दिखाते हैं कि हम किसी के लिए काम करते हैं, एक समुदाय के लिए। मैं भी हूँ, मैं भी एक मुस्लिम महिला हूँ, तो मैं किसी एक समाज को सपोर्ट करने नहीं निकली हूँ। मेरे लिए महिलाएं मतलब मेरे सारा समाज एक है, बच्चों का, क्योंकि शिक्षा से सबके लिए एक है, किसी एक के लिए बटी हुई नहीं है। तो मैं वो शिक्षा नहीं देना चाहती बच्चों को जो बटी हुई हो। शिक्षा सबके लिए बराबर है, मेरे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर है, और मैं सबको गले लगाना चाहती हूँ, सारे बच्चों को, क्योंकि बच्चों की प्रथा तो वहीं से शुरू होती है ना, हमारी एकता तो बच्चों से ही शुरू होती है। जब हम बच्चों में एकता परोसेंगे तभी तो हम बड़े होकर एकता करेंगे। तो मैं किसी समाज को बांटना नहीं चाहती, और मैं जनता से अपील करूंगी कि प्लीज इन लोगों की बातों में कभी मत आइए, क्योंकि ये आप लोग के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं। अगर ओवैसी जी चाहते तो बहुत अच्छी अच्छी हम लोग की संस्थाएं खुलवा देते। महिलाएं क्यों इतना परेशान है, क्यों बच्चे जूझ रहे हैं, सिर्फ अपने कैंपेन और चुनाव ही लड़ाना मकसद क्यों रहता है? इंसान का काम करे ना, काम करने के लिए भी तो करे। तो मैं एजेंट किसी की बनना नहीं चाहती हूँ, ना मैं अपना जमीर बेचूंगी, ना मैं खरीदूंगी ना बेचूंगी सर, ना मैं जनता को खरीदूंगी ना मैं खुद बिकूंगी, कि मैं जनता से प्यार पाना चाहती हूँ और उनके दिलों में बैठना चाहती हूँ। और आज आप जैसे इतनी मतलब बुजुर्ग हैं और आपने मेरी बात को समझाया, तो मैं चाहती हूँ कि हर इंसान समझेगा, और एक बार नए युवक तो जरूर समझे कि जो हम लोग एक गंदा भारत और एक बूढ़ा भारत जो हम बनाने जा रहे हैं उसको ना बनाए, एक नया युवा भारत बनाए। ये और आखिरी प्रश्न थोड़ा सा है, ये अंतिम ही प्रश्न है कि युवाओं और विशेषकर महिलाओं का इस समय यौन शोषण बहुत हो रहा है, और उनका समाज में चाहे किसी भी उसको ये यौन शोषण वाली बात को हम किसी भी धर्म या किसी जाति, इसमें सब पूरी एकता रहती है, इसमें कोई धर्म और जात नहीं बटे हैं, हाँ उसमें। तो इसमें महिलाओं के जागरण की आवश्यकता है या पुरुषों को समझाने की आवश्यकता है? सामाजिक इसमें कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है? सर पहली चीज तो मैं बताऊं, जब हम लोग का चुनावी माहौल होता है और जब ये घटनाएं होती हैं, तो कभी कभी ये घटनाएं जो मैंने अपने स्तर पे जो पढ़ा है, वो घटनाएं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए भी होती हैं। और रही बात अगर जो जेन्युइन घटना हो जा रही है, तो उस घटना में मैं कहीं ना कहीं एक औरत को भी ये समझाना चाहती हूँ कि प्लीज अपने अंदर एक इतना बड़ा बदलाव लाइए कि जैसे मैं एक औरत हूँ, मेरे को लोग बोल रहे हैं कि आप राजनीति में आ रही हो तो ये बहुत गंदगी है। मैं अगर साफ हूँ ना, तो सर दुनिया कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि वो मेरे को गंदा कर दे। तो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर हम खुद जागरूक हैं, तो कोई दूसरा उंगली तो उठाना बहुत दूर की, उंगली छुलाना तो बहुत दूर की बात है, उठाने पर भी 10 बार सोचेगा। तो महिलाओं के लिए क्या संदेश है? मेरा यही संदेश है कि आप लोग खुद जागरूक होइए, अपनी सेफ्टी अपने हाथों से करिए। जब हम खुद अपने आप को सिक्योर करेंगे ना, तो कोई हमको छू भी नहीं सकेगा और ये घटनाएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। और आदमी के लिए तो इतना जागरूकता चल रहा है इन सब चीजों के लिए, तो वो तो है हम लोग अपने बच्चों को, अपने महिलाओं को इतनी अच्छी शिक्षा दें, इतने अच्छे स्तर पे हम लोग सोचना शुरू करें कि हम लोग को इन सब चीजों को देखने को ही नहीं मिलेंगी। जब हम खुद एक सर संयम को और हम एक अच्छे रास्ते पे चलेंगे ना, तो सर कोई आपको गलत नहीं करेगा। ये मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है। और आज मैं जैसे आवाम के मैं खुला बिंदास घूमती हूँ, क्योंकि मेरी आवाम जिससे आप वोट मांगने जा रहे हो वो मेरी खिलाफत करेगी, वो मेरे को उससे डर है। क्यों ये चाक चौबंद की जाती है जब मंत्री आते हैं? आप लोग क्यों करोड़ों रुपए चाक चौबंद में खर्च करते हो? उसको डेवलप कर दो ना, हमेशा के लिए डेवलप कर दो। तब आप सख्त नियम बना दीजिए कि हमारी जनता को ये नियम लागू होता है कि इसको आपने गंदा किया तो आपके ऊपर जुर्माना होगा। तो वो आपका एक स्टेटस बढ़ गया।
आपको ये बार बार 4-4, 10-10 करोड़ पे खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यही में जो ये यौन शोषण वगैरह है, तो ये सर ये इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक बहुत बड़ा इंटरेस्ट होता है, राजनीतिक सामाजिक वो बहुत ज़्यादा होता है। और ये सामाजिक में मैं आदमियों से भी एक अपील करना चाहती हूँ कि हर औरत को, हर बच्चों को अपने बच्चों की, अपनी महिलाओं की, अपनी बहन माँ के समान देखेंगे तो ये कभी विचार नहीं आएगा। और सबसे बड़ी इसमें जो कमी है सर, वो शिक्षक की कमी है। शिक्षा ही एक गोल जो आकर्षण का केंद्र वो वही है, क्योंकि जब विकसित होगा आदमी तो वो ये सोचेगा ही नहीं। क्योंकि मैं एक चोरी पे ही आपको एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मतलब दे रही हूँ कि चोरी आदमी क्यों करता है, कोई मजबूरी उसकी कराता है चोरी। अगर उसके पास संपन्नता होगी तो वो चोरी नहीं करेगा। तो जैसे कि जो फ्री लाइट का है या कुछ है, जब हम लोग इतने बड़े अधिकारी, या मैं आज एक सामान्य इंसान हूँ, कल के दिन एक एमएलए बन जाती हूँ, तो मेरे को कोई आवश्यकता नहीं है कि 4000 यूनिट आप फ्री दें। क्यों, वो हम 10 घरों में दे सकते हैं ना। उनकी कंजम्पशन कितनी होती है, 100, 150 यूनिट, 200 यूनिट ही तो होती है। तो चोरी क्यों करते हैं सर? क्योंकि उनकी आप कहीं ना कहीं इतने बड़े बड़े बिल बना देते हो, वो लोग असमर्थ होते हैं भरने में, तो वो लोग कटिया डालते हैं, उसको हम लोग चोरी। तो ये बेइज्जती की जिंदगी हो जाती है ना। जब हम उनको सम्मान देंगे तो वो कहाँ से कोई चोरी करेगा। तो ये जो है यौन शोषण का है, तो मैं इस पर बहुत ज़्यादा किसी के पक्ष में नहीं बोलना चाहती, लेकिन ये मैं अपने आप को स्वयं जिम्मेदार कहती हूँ कि हम सबको जागरूक होना चाहिए। वो महिलाओं हो, बच्चे हो, आदमी हो, अगर स्वयं जागरूक होंगे और एक शिक्षा को अगर अच्छे नज़रिए से देखेंगे तो ये सब आपकी गंदगी आएगी नहीं दिमाग में, और ये सब करने की कभी सोच ही नहीं सकेंगे। तो इसीलिए है कि एक अच्छा विकास करूं, और इसीलिए मैं जनता के बीच में उतरी हूं। मैं डोर टू डोर लोगों को जा रही हूं कि मैं, पता है कि मैं 4 लाख लोगों के बीच नहीं जा पाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जो 10 लोगों को मिलूं, वो 10 से मेरी 1000 तक आवाज़ पहुँचाए। और आज आपने इतना बड़ा सर आशीर्वाद दिया, तो मेरी जीत तो यही हो गई कि मेरे को आप जैसे लोगों तक अपनी आवाज़ में पहुंचा पाई हूँ, यही मेरी बहुत बड़ी सफलता है। जीत हार बहुत अलग बात है सर, वो राजनेताओं की बातें हैं कि जिनको तख्त चाहिए सिर्फ लड़ने के लिए, वो लोग सिर्फ टिकट के पीछे दौड़ रहे हैं, वो लोग जनता के लिए नहीं दौड़ रहे। मैं जनता के बीच दौड़ रही हूँ। तो मैंने ये नहीं किया कि मेरे को आप अखिलेश जी आप दे दीजिए। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, मैं हाईलाइट होने के लिए सर ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जो मेरे नियम कानूनों को तोड़े। अगर मेरे को हाईलाइट होना है तो मैं अपने काम से हाईलाइट होना चाहूँगी, और मेरी प्रोफाइल भी वही जनरेट होती है जो मैं काम करती हूँ। तो मेरे को पन्नों की प्रोफाइल ना ही किसी के टेबल पे देनी है, और ना ही मैं बताना है कि मैं ये कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। एक बार आजमा के देखिए, मैं क्या कर सकती हूँ वो वक्त बताएगा। मैं अपने शब्दों में भी नहीं बयां करूँगी कि मैं क्या करने चाह रही हूँ। मैं बड़े बड़े किसी को अपने भाषणों में ये नहीं बताना चाहती कि मैं ये इतने लंबे चौड़ी चीज़ें दूँ, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, लेकिन बस वो वक्त बताएगा कि मैं अपनी आवाम के लिए क्या करूँगी, अपने भाइयों के लिए क्या करूँगी। तो ये जो पतरा पट्टी वाले लोग हैं, ये लोग भी तो सर, मैंने जैसे संडे बाजार में देखा था अकबरी गेट पर, मैं वहाँ आधे घंटे खड़ी रही, अकेली खड़ी थी वहाँ। मैंने ये देखा कि वो एक बहुत बड़ा उगाई का साधन है, जहाँ आदमी कमाने से पहले, दुकान लगाने से पहले ये सोचता है कि मैं शाम को पैसे देने के लिए पहले वो निकाल लूं। तो वो कमाने की बाद में सोच पाता, अपने घर पैसे ले जाने की बाद में सोच पाता। यही ये लोग हैं, इनको पुलिस फटकारती करती। कहीं ना कहीं एक बार सोच के देखिए ना, जब उनके पास दुकानें नहीं, वो लोग घर परिवार कैसे चलाएंगे। या आप ऐसे मार्केट्स बनाइए ना अपने सिटीज में, जहाँ पर वो लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हो। आप ही बताइए, एक फल वाला 500 रुपए का बेचेगा और 200 रुपए दे देगा, 300 रुपए में क्या वो घर पाल पाएगा अपना? जी जी बिल्कुल। और वो ये हमारी भावी विधायिका, अगर आप लोग चाहेंगे, आप लोगों का इनको आशीर्वाद, इनको दुआएं मिलेंगी, तो ये आपको मैं मिला रहा था आपकी भावी एमएलए कायनात सिद्दीकी जी से। कायनात सिद्दीकी जी ने बताया आपको कि किस तरह से उनका एक अहद है कि वो आगे सामाजिक परिष्कार करेंगी, सामाजिक परिवर्तन करेंगी। वो किस प्रकार से झुग्गी झोपड़ियों वालों के लिए चिंतित है, किस प्रकार से महिलाओं के लिए चिंतित है, किस प्रकार से अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं की शिक्षा के लिए चिंतित है, किस प्रकार से लोगों को रोजी रोजगार दिलाने के लिए बहुत ही सोचती हैं, बहुत करती हैं। तो इसलिए हम लोग शुभकामनाएं देते हैं। तो मित्रों, मिलते हैं फिर किसी अगले आपसे राजनीतिक प्रत्याशी से, आपकी बात कराएंगे, आपसे संपर्क करवाएंगे। तब तक के आज जिनका आपने बात सुना है, जिनकी बात सुनी है, उनको आप आशीर्वाद दें और इनको भरपूर मतों से जिताने का प्रयास करें। यही शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को ये टाइम दिया।